प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक के संदर्भ में हमारा विषय है भाजपा की तैयारी 23-24 की बारी। संदर्भ यह है कि वर्तमान में साल चल रहा है 2023। 9 राज्यों में घोषित तौर पर चुनाव होना है विधानसभा के। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं, पर इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों के संदर्भ में भी चुनाव होने हैं। इसके अतिरिक्त एक राज्य और संभावित है जो अभी राज्य के दर्जे में नहीं है, जम्मू कश्मीर उसका नाम है। लंबे अरसे से इंतजार हो रहा है कि 370 के तमाम प्रावधानों की समाप्ति के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे बनेंगे कि वहां के लोग अपनी सरकार चुन पाएंगे और उस इलाके को वापस राज्य का दर्जा मिल पाएगा। क्या 2023 में ही हो पाएगा, सवाल है। पर इन सब के बीच में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर भी गंभीर है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भाजपा कार्यालय में हुई। उसके दोपहर बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। वह कार्य समिति की बैठक जो है वह एनडीएमसी के कन्वेंशन हॉल में हो रही है। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी हुआ। तकरीबन 15 मिनट ही चला, छोटा सा था, लेकिन वो रोड शो हुआ। यह अपने आप में अचंभित करने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, दक्षिण से लेकर वो उत्तर की ओर आगे बढ़े हैं, कन्याकुमारी से शुरू हुए कश्मीर की ओर जा रहे हैं, और उसके जवाब में प्रधानमंत्री का भी रोड शो कराया गया। क्या कोई संदेश देने की कोशिश थी, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस राष्ट्रीय कार्य समिति के संदर्भ में वो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को लेकर। उनका कार्यकाल 3 साल के संदर्भ में अगर बात करें तो वो इस महीने समाप्त हो रहा है। क्या नड्डा बरकरार रहेंगे या उनकी जगह किसी और विकल्प को पार्टी प्रस्तुत करेगी, ये सवाल है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा ने 3 साल तक काम किया है, पार्टी की रीति नीति के अनुसार, सरकार की रीति नीति के अनुसार अपना व्यवहार रखा है, पार्टी उनके नेतृत्व में ही तथाकथित तौर पर अगले चुनाव में मैदान में जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे रविशंकर प्रसाद आज मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जिन 9 राज्यों में चुनाव होना है उन सभी को हमें जीतना है। जहां हमारी सरकार है वहां मजबूत होना है और जहां सरकारें नहीं है वहां और अधिक मजबूत होना है। तो ये सभी चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भाजपा का दावा है वो कैसे पूरा होगा, इसे समझेंगे। इस रोचक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की भविष्य के कदमों के संदर्भ में कुछ बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि सम पीपल सक्सीड बिकॉज दे आर डेस्टिन्ड टू, बट मोस्ट पीपल सक्सीड बिकॉज दे आर डिटरमाइंड। कुछ लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे दृढ़ निश्चयी होते हैं। रिबका रेडिस मशहूर अमेरिका लेखक के द्वारा यह बात कही गई। यह बात भारतीय जनता पार्टी पे 100% सटीक बैठती है। भारतीय जनता पार्टी जो अस्तित्व में 1980 में आई थी और आज अगर 2023 में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर पहचान रखती है तो यह अनायास नहीं है, यह किस्मत के तहत नहीं है, बल्कि उसके लिए सुव्यवस्थित किया गया प्रयास, निरंतर की गई मेहनत, उसके तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्पण है इसके पीछे जिसने उसे यह सफलता दिलाई। और आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वह प्रयासों के संदर्भ में, प्रयत्नों के संदर्भ में, परिश्रम के संदर्भ में इतने संजीदा है, ये बाकी राजनीतिक दलों के लिए क्या अनुकरण और अनुसरण का विषय नहीं होना चाहिए, इसे हम अपने जहन में रखते हैं और इसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात हो रही है उस पार्टी के बड़े नेता चिंतामणि मालवीय जो प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ में जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह भी इस मौके पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ में देश का नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना आम आदमी पार्टी की ओर से कोमल हुपेंडी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, वह भी हमारे साथ है। और उन सबके बीच में अपनी बेबाक और तल्ख टिप्पणियों के लिए ख्यात हम सबके बेहद सम्मान्य श्रवण गर्ग जी भी मौजूद है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे चिंतामणि जी से, लेकिन उससे पहले रविशंकर प्रसाद जी के कुछ बयान सुनेंगे और उसकी रोशनी में चिंतामणि जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए रविशंकर प्रसाद कह क्या रहे हैं।
साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। जो 5 लक्ष्य और 5 प्रण देश के सामने रखा था, आपको याद होगा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, भारत की विरासत पर गर्व, तीसरा विकसित भारत का लक्ष्य, एकता एवं एकजुटता, देश में नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी आए। भारत के उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिस तरह से डेमोक्रेटिकली कोविड में मोदी जी की अगुवाई में मैनेजमेंट हुआ, इसकी उन्हें तारीफ की है। प्रेसिडेंट पुतिन हैज पब्लिकली अपलॉडेड द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और यूक्रेन की लड़ाई में पीएम के आग्रह पर, मोदी जी के आग्रह पर जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से किया था, राष्ट्रपति जी से, तो एक दिन के लिए युद्ध को रोका गया, हाफ डे के लिए, ताकि 32,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो कुल मिला के इतनी सारी बातें कही, लेकिन सबसे मर्म की बात जो कही जा रही है वो है कि 9 राज्यों में चुनाव है, सबको जीतना है। चिंतामणि थोड़ा रोशनी भी दे इसके संदर्भ में, सभी कुछ जीत लेना है। देखिए, स्वाभाविक रूप से हो गया आपका प्रश्न जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी है तो सत्ता और सत्ता से सुधार और सुधार से राष्ट्र परिवर्तन, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हमारा विजय हमारा उद्देश्य है और हम अधिकतम पूरे देश पर शासन करना चाहेंगे, पूरे देश में हम जीतना चाहेंगे। चिंतामणि, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, कहीं रविशंकर प्रसाद जी से कुछ गलती तो नहीं हो गई बोलने में? हमें सभी चुनाव जीतना है या हमें सभी राज्यों में सरकार बनाना है? चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, सरकार हमें बनाना है। मतलब कुछ कहने सुनने में गलती तो नहीं हो गई? क्योंकि अभी हम दिल्ली के संदर्भ में देख रहे हैं, वहां का नगर निगम का चुनाव हुआ, चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीत गई, ऐसे नतीजों से जाहिर हुआ, पर कोशिश आपकी चल रही है मेयर डिप्टी मेयर आपका ही बने, दावा भी आप इसी बात का कर रहे हैं। कोई गलती तो नहीं करके रविशंकर प्रसाद राव में? नहीं, देखिए, चुनाव सरकार के लिए किया जाता है, उसमें कोई गलती नहीं है। और ये वास्तव में वाक्य छल है आपका कि जब आप कहते हैं कि हमने ये कहा कि नहीं हमें सरकार बनाना है चाहे जीते ना जीते, तो ये एक तरह से गलत व्याख्या है माननीय रविशंकर जी के बयान की। और उन्होंने बहुत सीधा कहा कि भाई हम चुनाव भी तो सरकार के लिए लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो सरकार बनाना ही उद्देश्य है और वो सरकार भी हमारा माध्यम है। बाकी लोगों के उद्देश्य हो सकता है सरकार तो हमारा माध्यम है राष्ट्र परिवर्तन का और सुधार का। चिंतामणि, आप तो नाराज हो गए। मैंने कोई गलत बात थोड़ी कर दी, थोड़े अतीत के अनुभव हैं, नतीजे चुनाव के जैसे भी आए, पर भाजपा को हुनर देखते हैं, सरकार बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने सवाल कर लिया कि कहीं रविशंकर प्रसाद जी से कुछ गलत बयानी तो नहीं हो गई? आज जैसा विद्वान प्रवक्ता मौजूद है, विद्वान नेता मौजूद है, तो हो सकता है भूल सुधार कर दे, इसलिए पूछ लिया। आप इतने नाराज से क्यों हो रहे? नहीं, वो देखिए, रविशंकर जी बहुत सीनियर और गंभीर नेता है, उन्होंने जो कुछ कहा वो पार्टी की लाइन है और स्वाभाविक रूप से ये हमारी कोई राजनीतिक पार्टी हो वो सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ती है, तो सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है। इसमें हम कोई साधु संत तो है नहीं जो आप हमसे अपेक्षा करें कि नहीं हम चुनाव। अब थोड़ा करेक्शन किया उन्होंने, कहा हम राजनीतिक पार्टी हैं, सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है, चुनाव जीतने भर तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। एक और सवाल जिस पे आपसे रोशनी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आप ये बताते हैं कि लोकतंत्र अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, और जिसकी ओर से जयप्रकाश जी बैठे हैं, जिस पार्टी से सम्माननीय कोमल हुपेंडी जी बैठे हैं, उनके संदर्भ में तो आप मानते हैं कि इनके यहां तो कोई लोकतंत्र है नहीं। पर आपसे जानना ये चाहते हैं, ये जेपी नड्डा जी के संदर्भ में क्या करने जा रहे हैं आप? आपके संगठन में जो पूरा नियम कायदा कानून है अध्यक्ष के निर्वाचन का, उसका पालन तो आपने किया नहीं। अध्यक्ष के लिए आवश्यक है आधे राज्यों में प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, आप लोगों ने किया नहीं। ये लोकतंत्र की सबसे हिमायती पार्टी अपनी पार्टी के अंदर अपने ही संविधान का पालन करने से इतना चूक क्यों जाती है? थोड़ा इस पे भी रोशनी मिल जाए आज चिंतामणि जी। देखिए, पार्टी संविधान का हमारे यहाँ अक्षरशः पालन होता है
और आधे राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और जो हमारी संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड तय करेगा। चुनाव की एक व्यवस्था है, उसके तहत चुनाव होंगे। और हमने ये तय किया है, हमारी पार्टी का ही संविधान है कि एक अध्यक्ष 2 बार जो अपना कार्यकाल रख सकता है। तो अभी नड्डा जी को एक ही कार्यकाल हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको अगला कार्यकाल मिले ना मिले, वैसे तो ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो तय करेंगे, हमारे तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष तय करेंगे। अभी कुछ भी कहना कि नड्डा जी रहेंगे नहीं रहेंगे, ये जो सामूहिक नेतृत्व की पद्धति है हमारे यहाँ, वो सामूहिक नेतृत्व तय करेगा। ये सामूहिक नेतृत्व क्या चीज होती है चिंतामणि जी? अभी तक तो आप बताते थे कि कार्यकर्ता तय करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अध्यक्ष कौन होगा तो ये तो निर्वाचन के तहत कार्यकर्ताओं का अधिकार है। ये संसदीय बोर्ड के पास आप सारे अधिकार दे दे रहे हैं। कांग्रेस करती है तो उसके संदर्भ में सवाल उठा देते हैं। खुद में उलझ गए चिंतामणि जी, आप सही सही बताइए ना, आप हैं किस तरफ? संसदीय बोर्ड भी हमारी अपनी व्यवस्था है और एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो तय करेगी। पर हमारे ऑलरेडी 50% राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वो तय करेंगे। तो आप इस चुनावी व्यवस्था से संसदीय बोर्ड तो बाहर नहीं कर सकते, वो हमारी एपेक्स बॉडी है, तो उनको भी तो। चिंतामणि जी ईमानदारी से बताइए, लाखों दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप बता रहे हैं आधे राज्यों में चुनाव हो गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी के रहने ना रहने के संदर्भ में फैसला बाकायदा निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होने जा रहा है? निर्वाचन पद्धति और निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ही उनका चुनाव होगा। राष्ट्रीय परिषद बनती है, परिषद तय करती है और उनका बाकायदा चुनाव होता है। तो चिंतामणि जी कल भी याद करने वाला हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। अगर कल कहीं इस राष्ट्रीय कार्य समिति में अनुमोदन हो गया ना कि जगत प्रकाश नड्डा जी जो है चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे, तो आपको इसी कार्यक्रम में जवाब देना होगा, आपके ही बयान सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। तैयार है ना आप? हमारी ये संविधान के तहत और चुनाव की रणनीति के तहत निश्चित रूप से हम ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये अधिकार है कि वो तय कर सके, उनका कार्यकाल एक्सटेंड तय कर सके। कांग्रेस के संविधान के तहत भी वहां पे एक कार्य समिति होती है, उसे भी बहुत कुछ अधिकार होते हैं, वो तो कभी आपको भाई नहीं। अपने संसदीय बोर्ड के अधिकारों को लेकर बड़ी पैरवी कर रहे हैं चिंतामणि जी। मुझे जाना है जयप्रकाश जी के पास, लेकिन चिंतामणि जी ने जितनी बातें कही है ना, इसके लिए मुझे श्रवण जी बहुत याद आ रहे हैं, तो मैं श्रवण जी के पास ही आऊंगा। और श्रवण जी आपसे दोनों चीजें जानना चाहूंगा। एक तो रविशंकर प्रसाद जी का कहना है सारा जीत लेना है, एक, और दूसरा नड्डा जी के संदर्भ में कह देना है चिंतामणि जी का संसदीय बोर्ड से हो जाएगा। दोनों पे आप जैसे सुधी पत्रकार की टिप्पणी जानने के लिए हम लोग लालायित हैं, कुछ कहिए ना। देखिए, ये एक क्रूज 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया था जी, वो छपरा गंगा में अटका हुआ है। विलास, वो 51 दिन की यात्रा पर निकला था जी, और 40-50 लाख रुपए रोज का पूरे उसका खर्चा था जी, वो बिहार में फंस गया है जाके जी, उसके कीचड़ में, और यात्रियों को निकालना पड़ रहा है उसमें से, क्रूज में से तीसरे ही दिन फंस गया। ये भारतीय जनता पार्टी का जो विलास है, चुनाव विलास क्रूज जो है, ये भी फंसा हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जी, ये उसी की छटपटाहट है, बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो हिमांशु जी अचानक नहीं हुआ है, इसकी पूरी तैयारी है जी, काफी पहले से, क्योंकि कटआउट्स बनने में टाइम लगता है और लगने में लगता है, ट्रैफिक की तैयारी लगती है। रविशंकर प्रसाद की वापसी को इसमें देखना चाहिए। ये जो रविशंकर प्रसाद जो प्रकट हुए हैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी को अब पुराने लोगों की जरूरत पड़ रही है। आपको जानकारी है कि नहीं मुझे बता सकता हूं। प्रकाश जावड़ेकर को केरल का इंचार्ज बनाया गया है और वो केरल में मुस्लिम और ईसाई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जी, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ शो कर रहे हैं, उनमें मुसलमान भी शामिल है। जी, देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी इस समय गहरे संकट में है और ये 9 राज्यों में जो जीतने की बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद, मैं पकड़ नहीं रहा हूं जी, उन्होंने क्या कहा, सरकार बनाना है कि जीतना है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जी,
मैं ये देख रहा हूं कि अगर 9 के 9 राज्यों में नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जी तो हमको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव तक कुछ भी हो सकता है। ये 9 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर हिमाचल के बाद महत्वपूर्ण है और मैनपुरी के लोकसभा चुनाव के बाद महत्वपूर्ण है। ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें गरीब की बात हो रही है, गरीब के विकास की बात हो रही है, नड्डा जी को वापस लाया जा रहा है। आपने सवाल किया चिंतामणि जी से, जी नड्डा जी को वापस लाना मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि नड्डा जी को की जगह किसी और को ले आए। राजनाथ सिंह 2 बार बन चुके हैं, अमित शाह लंबे समय रह चुके हैं, नितिन गडकरी रह चुके हैं, वेंकैया नायडू रह चुके हैं, अब कोई है नहीं। तो नड्डा जी जो है, बहुत जरूरत है उनकी, नड्डा जी की हिमाचल में हारने के बाद भी जरूरत है। तो हिमाचल के हैं पर मैं श्रवण जी विनम्रता से बीच में रोकना चाहूंगा, और आपने कहा कि कोई और है नहीं, मतलब नड्डा जी की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता इतनी है, संगठन कौशल ऐसा है, कार्यकर्ताओं के बीच में पहचान इतनी बड़ी है, ऐसा क्या है जिसके चलते श्रवण जी ये कह रहे हैं कि कोई और विकल्प है नहीं नड्डा जी के अलावा? आप जैसा इतना बड़ा पत्रकार इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है तो थोड़ा रोशनी मिलनी चाहिए ना कि क्यों नहीं है कोई और। इतनी बड़ी पार्टी जिसके 20 करोड़ से ज्यादा तो वोटर हैं, 10 करोड़ की करीब सदस्य है, 10 या 11 करोड़ बताते हैं चिंतामणि जी, और आपने इतनी सहजता से कार्यक्रम में कह दिया कि अध्यक्ष के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। इतना क्रूर क्यों हो गए आप भाजपा के प्रति? हिमांशु जी, मैं जैसे आपसे पूछूं कि आप बताइए कोई एक आध नाम, तो आप किसका नाम बताएंगे? मतलब आप भी इतने विद्वान आदमी हैं, या चिंतामणि जी बता दें कि आपने तो चिंतामणि जी को कार्यक्रम में खारिज कर दिया, मैं तो चिंतामणि जी का ही नाम बताने वाला था श्रवण जी। नहीं, देखिए क्या है कि जयप्रकाश जी को इस समय चुनाव की पूर्व संध्या पर, 9 राज्यों के चुनाव की पूर्व संध्या पर जी किसी नए अध्यक्ष को नहीं लाया जा सकता। जी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए मतलब एक ऐसा वक्त है जिसमें अध्यक्ष को, पार्टी अध्यक्ष को बदला नहीं जा सकता जी। और नड्डा जी की अपनी खूबियां तो है जो आपने बताई हैं कि उन्होंने पार्टी की नीतियों के हिसाब से काम किया है। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि उनके जैसा आदमी कोई है नहीं कि उनके विकल्प के रूप में किसी को लाया जा सके। अभी जो सबसे योग्य उम्मीदवार हैं वो नड्डा जी ही हैं जी। तो इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी का जो क्रूज है वो फंसा हुआ है, और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, ये राहुल गांधी की यात्रा के बाद हो रही है जी। राहुल गांधी की यात्रा अभी चल रही है, उत्तर प्रदेश में उसने प्रवेश नहीं किया है, और दक्षिण भारत में भी एक पोलराइजेशन हो रहा है। केसीआर बना रहे हैं, खम्मम में जी। कुछ अपोजिशन पार्टीज के लोग मिल रहे हैं। तो देश की राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रही है। जी। जिन राज्यों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, ये उन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हिमांशु जी, आप जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में बता सकते हैं बहुत अच्छे से जी। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता सकता हूं, राजस्थान के बारे में बता सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के, चिंतामणि जी भी मध्य प्रदेश के बारे में क्योंकि वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का विकल्प कौन हो सकता है वो ये बता सकते हैं, और विकल्प क्यों नहीं मिल रहा है वो बता सकते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन राज्यों में चुनाव जीतना, रविशंकर प्रसाद जी ने ये नहीं कहा कि बहुत जरूरी है जी। क्योंकि यही वे राज्य हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की नैया को लोकसभा में पार लगाएंगे। श्रवण जी का कहना है। कई सारे आकलन उन्होंने दिए। मेरे साथ में जयप्रकाश जी हैं, हम राज्यों की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जी के राज्य से भी राहुल गांधी गुजरे, हरियाणा उसका नाम है, पर जिन 9 राज्यों के संदर्भ में बात की जा रही है, कुल 93 सीटें लोकसभा की वहां पे आती हैं। श्रवण जी ने कह दिया कि क्रूज फंसा हुआ है। चिंतामणि जी का कहना है कि हमारा तो दिग्विजय का रथ लगातार चलता चला आ रहा है।
आंकड़े भी ऐसे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बाकी विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, बयान जो भी देते रहे, मुकाबले में ठहर नहीं पाते, और देश के संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं ठहर पाते पिछले चुनाव से। तो जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय कार्य समिति आपको और कितना चिंता में डाल रही है, कितना और परेशान कर रही है, कितना और आपको भय पैदा हो रहा है, ये जानने में दिलचस्पी है। सर्दी की कपकपाहट या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की कपकपाहट आपको परेशान कर रही है? जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को है जी। जिस तरीके से राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया कन्याकुमारी से, और जब वो हरियाणा में पहुंचे, आपने भी डॉक्टर साहब देखा होगा कि केंद्र की और प्रदेश की गठबंधन सरकार इस तरह भयभीत हो गई कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी स्वास्थ्य मंत्री ने, कोरोना है, यात्रा को रोका जाए। दूसरे दिन चिट्ठी लिख दी, कोरोना है, उसमें डिस्टेंस रखा जाए। आज वो कोरोना कहां गया जी? राहुल जी का जो जनता में प्यार प्रेम उमड़ा है, उससे भयभीत होकर के भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है। और मैं भी पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में हूं, मैंने केंद्र और प्रदेश की राजनीति देखी है। कभी कोई प्रधानमंत्री इतना छोटा रोड शो करता दिखाई दिया जितना आज प्रधानमंत्री जी ने किया? क्यों किया? जयप्रकाश जी, इसका सवाल का उत्तर चाहिए। आप समझ पाए? ये रोड शो किया गया, दिल्ली की सड़क पर किया गया, आपने कहा बहुत छोटा किया गया, पर क्यों किया गया? आप या तो सुधीर राजनीति के कुछ तो समझ पाया होगा। राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी का जो दायरा बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का रुझान है, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी बड़ी भयभीत है। इसीलिए आनंद फानन में कार्य समिति बुलाएगी, इस तरह के ड्रामे रखेगी। अब लोग समझ चुके हैं कहां गए वो। मैं डॉक्टर चिंतामणि जी से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी पे विश्वास कौन नौजवान करेगा? जो आपने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहां रोजगार? आपने कहा था हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, कहां 15 लाख? आपने कहा था कोरोना के समय में ताली बजाओ, कितने लोगों को मौत के घाट पर उतरवाने का काम आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने किया? क्या ड्रामा था? किस तरीके से मजदूरों को पैदल सड़कों में चले, ट्रेन के नीचे आके मर गए, जो दुर्दशा कोरोना के समय में भारतवर्ष के लोगों की हुई, और आप ये कहते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रशंसा की हमारी? आपकी ये प्रशंसा है? अब ये बताइए जयप्रकाश जी, कहां उलझ गए आप बोल रहे हैं वो 2 करोड़ नौकरियां, वो 15 लाख खाते में। इनका हिसाब तो 2019 के आम चुनाव में जनता ने दे दिया ना, मोदी जी को वापस लाकर, पिछली बार से भी ज्यादा सीटें भाजपा को देकर। आप अभी तक वही उलझे हुए हैं। कहां उलझ गए हैं जयप्रकाश जी? जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन हमारे साथ में कोमल हुपेंडी जी हैं। अभी अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने की हैसियत उन्हें मिली है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या सोचना है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी इसलिए है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का यह दावा था कि 2024 का चुनाव किसी और के बीच में नहीं, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में होगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। तो कोमल जी आप बताएं, गुजरात में तो आपके बीच में मुकाबला रहा नहीं, 2024 के संदर्भ में आप मुकाबले में रहेंगे, अभी भी माने? इनका कहना था कि चुनाव लड़ना हमारा मकसद है, सरकार बनाना हमारा मकसद है। सच बात मैं बताऊं तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, इनका मकसद है कि हम देश को कैसे बनाएं। देश आज 1947 में स्वतंत्रता के बाद लगातार कई सरकारें बदली, दुनिया का अव्वल 1 नंबर का राष्ट्र नहीं बन पाया, आज तक विकसित राष्ट्र है। अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों को उनका हक और अधिकार, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके देश को नंबर 1 बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और निश्चित रूप से सरकार बनाना मात्र हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, देश को राष्ट्र का निर्माण करना हमारा मकसद होना चाहिए। इस दिशा में सभी पार्टियों को सोचनी चाहिए। सबको सोचना चाहिए, तो सोच तो रही है भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ नहीं है। देखिए ना, देश के अलावा और क्या सोचते वो।
देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, देश प्रगति के पथ पर हो, देश का दुनिया में गौरव बढ़े, इसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पूरे समय भारतीय जनता पार्टी यही तो बताती है। आप भाजपा का साथ देंगे कोमल जी? कथनी और करनी में बहुत अंतर है सर। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है जी। हम उस भारत को हमको जरूर देखना चाहिए जिस भारत के लोग आज स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटक रहे जी। हैं। उस भारत को जरूर देखना चाहिए जिस भारत के बच्चे आज शिक्षा के अभाव में तरस रहे हैं, पढ़ाई उनको स्कूल शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सड़कों की स्थिति बदहाल है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सभी पार्टियों को ध्यान देनी चाहिए और उस पर हकीकत में काम करना चाहिए। उस पर हकीकत में काम करना चाहिए। कोमल जी बड़ी सरलता से बात कह दे रहे हैं, सड़कें बन नहीं रही, नए नए संस्थान बन, जो भी काम हो रहा है केवल दिल्ली शहर में हो रहा है क्या? सवाल है। लेकिन मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी उल्लेख कर रहे थे 15 लाख का, जयप्रकाश जी उल्लेख कर रहे थे 2 करोड़ नौकरियां हड़ताल देने का। पर जयप्रकाश जी आपसे पूछ रहा हूं, ये वाली हांडी तो पिछले चुनाव में फूट गई आपकी। जनता ने फैसला दे तो दिया था, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिली, नरेंद्र मोदी के संदर्भ में और ज्यादा समर्थन मिला। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के कुछ कदम चलने ने मात्र से इस देश में तख्ता पलट हो जाएगा, कांग्रेस 50 से 272 तक पहुंच जाएगी? वाकई जयप्रकाश जी? हेलो जी जयप्रकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए दोबारा। पॉर्डन। जयप्रकाश जी, जानना आपसे ये चाहते हैं कि आप उल्लेख कर रहे थे हमारे साथ बातचीत में 15 लाख के संदर्भ में खाते में आने का, आप उल्लेख कर रहे थे 2 करोड़ नौकरियों का। ये हांडी तो आपकी 2019 के चुनाव में फूट गई, जनता ने अपना फैसला दे तो दिया। भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर जीत कर आ गई, नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले से भी ज्यादा वोट 2019 में लोगों को मिल गए। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि एक राहुल गांधी के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने से सब कांग्रेस के साथ जुड़ गए? 52-55 सीटों पर आई हुई कांग्रेस एक राहुल गांधी की पदयात्रा से 272 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। यह राष्ट्रीय कार्य समिति भाजपा की केवल उस यात्रा से भयभीत होकर बुलाई गई है? वाकई बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति राहुल जी की यात्रा से और उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर के बुलाई गई है। और जो बात आपने कही थी डॉक्टर हिमांशु जी कि भाई 19 में इन लोगों ने इससे जवाब नहीं मांगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिए। नरवाना में एक डॉक्टर होते थे हमारे यहाँ जी। एक किसान की जाड़ में दर्द था जी, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी जाड़ दुख रही है, वो जाड़ निकाल दी, दर्द ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन जाकर के फिर कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो जाड़ निकलवा ली और दर्द वैसे ही वैसे है। उसने क्या किया, मिर्च का पानी रखता था, बोला अच्छा मैं देखता हूँ, आंख में 1 ड्रॉप पानी डाल दिया, बोला वो डॉक्टर साहब जाड़ तो ठीक होगी, आंख दुख गई, आंख में दर्द हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी आंख एक जख्म ठीक करके दूसरे पे घाव कर देती है। इस पार्टी के ऊपर किसी का कोई विश्वास नहीं है। ये पार्टी तो आप ये समझिए, चिंतामणि जी भी मेरी बात से यहाँ भरेंगे। आज देश में बेरोजगारी दर क्या है? मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी दर, इनकी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है, क्या हालत है? महंगाई कहाँ खड़ी है? कानून व्यवस्था कहाँ खड़ी है? नहीं, यानी कि आप हिमांशु जी राहुल जी की यात्रा से भयभीत ना होते, क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को चिट्ठी लिखते कि यात्रा बंद कर दो, कोरोना आ गया? कहाँ है कोरोना? चिंतामणि जी अब बर्खास्त करना चाहिए देश का स्वास्थ्य मंत्री जो देश में भय का वातावरण पैदा करे। तो जयप्रकाश जी तो इस निष्कर्ष के साथ हैं। चिंतामणि जी, आपकी पार्टी दिल्ली में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री और इस समय तकरीबन 350 लोगों को लेकर जो बैठी है 2 दिन के लिए, माननीय मोदी जी की मौजूदगी में, माननीय अमित शाह जी की मौजूदगी में और माननीय जयप्रकाश नड्डा जी की मौजूदगी में, वो राहुल गांधी की यात्रा से भय खाकर बैठी है। तो पहले तो इस पर टिप्पणी चाहिए आपकी, इतना डर गए एक आदमी से आप लोग, वाकई। एक दूसरा, श्रवण जी भी जानना चाहते हैं, जयप्रकाश जी भी जानना चाहते हैं और मेरे ख्याल से कोमल हुपेंडी जी भी जानना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री का आज रोड शो किस लिए कराया गया? हम लोग नहीं समझ पाए, पर आप जरूर समझे होंगे, पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, तो आपके माध्यम से पूरे देश को भी बताइए कि ये रोड शो किस लिए। 2 बातें।
राहुल गांधी से तो कांग्रेस कर रही है जी। और अंदर अंदर बहुत डरी हुई है, क्योंकि इतने सेल्फ गोल राहुल गांधी जी ने किए हैं कि उसका जो मरम्मत करना, उसका जो क्षतिपूर्ति करना अब कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। जी। हिंदुत्व, कौरव, पांडव, और राहुल गांधी ने राहुल गांधी को मार दिया, और जिस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, जी। इससे इस पूरी यात्रा का भविष्य तय हो गया कि क्या असर इसने जनता पे छोड़ा है। केडर के साथ भले चलने और केडर के लोग आ जाएं दूर दूर के तो उससे भीड़ दिख जाए, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी और जितना भी थे उससे भी और कम हो गए हैं। और कांग्रेस का तो पूरी कांग्रेस अभी तो डरी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डरने का सवाल नहीं। जी। जहां तक श्रवण जी का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि श्रवण जी को हिमाचल तो याद रहा, लेकिन गुजरात भूल गए। गुजरात की उस ऐतिहासिक जीत को उन्होंने कहीं उसका मूल्यांकन नहीं किया, उसको कहीं अप्रिसिएट नहीं किया। तो मैं उनके पूर्वाग्रह को समझता हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी, और ये जहां तक आप इसे जरूर चुनाव से जोड़ रहे हैं कि ये चुनाव तो हमारे लिए एक सहयोगी प्रक्रिया है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक नियमित अंतराल के बाद होती है। तो ये दोनों को के इसके कारण बैठक हो रही कि इसके कारण बैठक हो रही, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आंतरिक संविधान है, उसके तहत होती है, और चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य है। तो इसको दोनों को केवल इसलिए बैठक हो रही, तो इसको कोरिलेट करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और जहां तक बता रहे हैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, मैं उनको बता दूं कि महंगाई की दर अभी पिछले सप्ताह का आंकड़ा 5.7 जी। और पास में आपके प्रिय देश की स्थिति देख लीजिए पाकिस्तान की, कि वहां किस तरह आटे के लिए और रोटी के लिए मारामारी हो रही है। तो जब जब कांग्रेस जहां कमजोर होती है उधर पाकिस्तान भी कमजोर हो जाता है। जी। तो ये जो कोरिलेशन है वस्तुतः वहां जोड़ने की जरूरत है, लेकिन ये आप आंकड़े लेकर के बैठा कीजिए जयप्रकाश जी, अभी महंगाई की दर 5.7 है, तो आप इस पे भी महंगाई चिल्ला रहे हैं। अनवेरिफिएबल आंकड़े, अनवेरिफिएबल बात। मुद्दों की कमी कांग्रेस के साथ हमेशा रही है, इसलिए ये कहीं 15 लाख लाते हैं, कहीं 2 करोड़ नौकरियां लाते हैं। मोदी जी ने ये हमारे मैनिफेस्टो में ये कही नहीं है कि 2 करोड़ की हम सरकारी नौकरी देंगे। नौकरियां जब पैदा होती है, जब पूरा विकास होता है तो नौकरियां अपने आप पैदा होती है। इतनी बड़ी संख्या में जब प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो ये रोजगारों का सृजन ही तो है। इसमें लोहा भी लगता है, सीमेंट भी लगती है, कर्मचारी भी लगते हैं, मेसन भी लगता है, मजदूर भी लगते हैं। तो इतने कार्य दिवसों का जो निर्माण किया है, सृजन किया है, रोज गफलत हो जाती है चिंतामणि जी, उन्हें पता नहीं था 2 करोड़ की नौकरियों में ईंट उठाना, प्लास्टर करना ये भी शामिल होगा। वो अब आपने बताया ना कि असल में नौकरी में ये सब काम जो है जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, वो अब आपने बताया तो हम समझ गए इस बात को। लेकिन आपने इतना कुछ समझाया हमें चिंतामणि जी, पर एक बात ना समझाई, ये रोड शो किस लिए हुआ, इतना छोटा रोड शो क्यों हुआ? भूल गए आप भी हमारे सवाल को, पर हम भूलेंगे नहीं, हम अपना सवाल नहीं भूलते, फिर आपसे दोहराते। समझाइए ना, रोड शो क्यों हुआ? देखिए, रोड शो जब भी कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है और एक बड़ा इवेंट होता है, पूरा नेतृत्व, पूरे देश का नेतृत्व एक जगह होता है, तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए और साथ में अपनी प्रेजेंस देने के लिए एक रोड शो हमेशा ही होता है। जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है साथ में एक रोड शो होता ही है। तो कहीं भी ऐसा नहीं हो बहुत विनम्रता के साथ में चिंतामणि जी आपके कही हुई बात को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ कह देता हूं कि दिल्ली में इससे पहले भी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठकें हुई हैं। थोड़ा स्मरण कीजिए, कौन सी कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें इस तरीके से रोड शो हुआ हो? हमारी जानकारी में नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी उम्र थोड़ी कम है, श्रवण जी की बहुत ज्यादा है, उनका तो तजुर्बा भी मेरी उम्र से ज्यादा है। श्रवण जी पुष्टि करें। श्रवण जी, आपको कोई स्मरण आता है? नहीं हिमांशु जी, ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि इस तरह के रोड शो की जरूरत क्यों पड़ी और उसका क्या असर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं कि प्रधानमंत्री जैसे मतलब जिस तरह के व्यक्ति हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले रोड शो करके वो क्या दिखाना चाहते हैं और किसको दिखाना चाहते हैं और उसका क्या फायदा देश में या उनको या पार्टी को मिला होगा, सिवाय इसके कि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ दिखना चाहते हैं प्रधानमंत्री और पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि
वो भारतीय जनता पार्टी किस मजबूती के साथ चुनाव का सामना करने वाली है 9 राज्यों में और फिर लोकसभा चुनाव का। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ा वो नहीं मानता अचीवमेंट, मैं इसको कमजोरी का प्रतीक मानता हूं कि ये एक कमजोरी का प्रतीक है और वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरह के रोड शो की जरूरत पड़ी। तो ये श्रवण जी का आकलन है। चिंतामणि जी कुछ करेक्शन करना चाहेंगे? श्रवण जी ने तो इस आकलन पे पहुंचे, एक कमजोरी है, उस कमजोरी को ढांकने की कोशिश रोड शो के माध्यम से की गई है। अब आप जैसा सुधी विचारक प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद है, आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता के संदर्भ में ऐसी कटु टिप्पणी श्रवण जी ने कर दी और आप मौन रह जाएं। देखिए, श्रवण गर्ग जी देश के बहुत मूर्धन्य प्रखर पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और उनके विवेचन को, उनके विश्लेषण को, उनके मूल्यांकन का जो उनका अधिकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो इसी तरह विश्लेषण करें, लेकिन जो पूर्वाग्रह उनका है उसे जरा गोल्डन मीन में ले आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि वो एक न्यायपूर्वक विश्लेषण करें तो वो ज्यादा स्वीकार्य और वो मूर्धन्य भी हैं और न्यायपरक विश्लेषण भी नहीं करते। दोनों बातें कैसे हो सकती है, हम समझ नहीं पाते चिंतामणि जी। बहरहाल उनको जाने दीजिए, आप अपनी समस्या तो साझा कीजिए कि आज प्रधानमंत्री जी ने रोड शो के माध्यम से देश की जनता, और देश की जनता का ना समझ पाए हो तो देश के भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया। थोड़ा इसके संदर्भ में आपके माध्यम से आए तो सही ना, आप तो समझे होंगे रोड शो किस लिए। देखिए, या तो बड़ी सभा होती है या रोड शो होता है। अच्छा। और जितनी भी राष्ट्रीय कार्य, या आप देखिए कि इसके पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो सभा होती है, तो ऐसा कहीं कुछ ये नई बात नहीं है। और हम राष्ट्रीय कोई कार्यकारिणी की बैठक करें और केवल एक बड़े हाल में करके चले जाएं, तो हमारा जो प्रकटन होना है, हमारा जो प्रकाशन होना है, वो प्रकाशन भी तो आवश्यक है। और ये उसी को देख करके इसमें बहुत अर्थ तलाशने की आवश्यकता नहीं है। और तलाशे चिंतामणि जी, प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की, प्रधानमंत्री ने इतनी मशक्कत की, पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और आप कह रहे हो कि इसके अर्थ ना ढूंढे जाएं। मतलब इतनी मेहनत को हम ऐसे ही पानी में जाने दें? आप अपने नेता की मेहनत को पानी में जाने दे सकते हो, पर हम देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में ऐसा नहीं कर सकते। हम वापस कोमल हुपंडी जी के पास चलते हैं। कोमल हुपंडी जी, आपसे जानना चाहते हैं, दिल्ली में रोड शो, दिल्ली में कार्य समिति की बैठक, दिल्ली में तो चुनाव भी नहीं है। अमूमन होता है ऐसा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा होता है वहां पर ऐसी बैठकें होती हैं। दिल्ली में हुआ क्या? आम आदमी पार्टी को हिलाने के लिए हुआ। दिल्ली नगर निगम चुनाव में नतीजे भाजपा के अनुरूप नहीं आए, ठीक करना है आप लोगों को, इसलिए ये बैठक रखी गई, इसलिए ये रोड शो हुआ। कुछ इस आकलन के साथ आप हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना उनका इंटरनेट क्या प्लानिंग है ये तो मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन आज ये बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है और कांग्रेस भी डरी हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको आज भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिल्ली में रोड शो करना उनको पड़ रहा है। वजह क्या है? देश में आज तीसरा विकल्प आ रहा है। देश के लोग त्रस्त हो चुके हैं इन पुरानी परंपरागत राजनीति से। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं और इसीलिए विकल्प चाह रहे हैं और इसीलिए दोनों ही पार्टियां डरे हुए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं सर जी। अभी कुछ देर पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी कह रहे थे कि प्लास्टर करना, ईंट चढ़ाना ये रोजगार है, उनके 2 करोड़ रोजगार में ये शामिल है। कुछ दिन पहले एक बड़े नेता का कहना था कि पकौड़ा तलना रोजगार है। इसका मतलब है कि देश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनका ये जो केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको अपमान कर रही है। देश के युवाओं का अपमान है। इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि देश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में देश की सरकार को काम करनी चाहिए। कोमल जी का ये कहना है। कोई हस्तक्षेप करने जा रहे चिंतामणि जी? एक बार उनकी बात को सुनते हैं और फिर वापस जयप्रकाश जी पास जाते हैं। जी जयप्रकाश जी, क्या हो गया किया चिंतामणि जी, क्या कह दिया था कोमल जी ने? आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डर रही है, कांग्रेस पार्टी डर रही है। अरे जिस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में सारी सीटों पर जमानत, जिसकी जमानत भी नहीं बची, पूरे 3 राज्यों में जिसकी एक सीट पर जमानत नहीं बची, वो पार्टी कह रही है कि जो जिन्होंने सरकार बनी वो डर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद, इससे ज्यादा कोई, मुझे लगता है कि बड़ा मजाक नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हो चिंतामणि जी?
जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहां पर माननीय गृह मंत्री जी रहते हैं, जहां पर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी रहते हैं, वहां पर यही पार्टी जो है चुनाव जीत जाती है, नगर निगम तक का, जहां पे आपने 3 नगर निगम मिला के एक नगर निगम बनाया और संसद में चिल्ला चिल्लाकर माननीय अमित शाह जी ने बोला डरते क्यों हो, 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, घबरा क्यों रहे हो जाए दो दो हाथ हुए और आप चारों खाने चित्त हुए। इसके बावजूद भी आप इनको इतना हल्का आंक रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। नगर पालिका में जीत गए और भारतीय जनता पार्टी डरने लगी, तो ऐसा भैया डर मुबारक हो इन्हें। ठीक है, हम तो बहुत डरे हुए हैं जी। नगर पालिका में जीत गए, आप पार्षद जीत गए। चिंतामणि जी अचानक हथियार डाल दिए, चिंतामणि जी का ये स्वभाव नहीं है। पर मैं वापस श्रवण जी के पास आना चाहता हूं और श्रवण जी आपसे जानना चाहता हूं कि जगत प्रकाश नड्डा को अध्यक्ष पद पर बरकरार रखने के आसार हैं। आपने कहा विकल्प नहीं है। नड्डा जी की मौजूदगी अध्यक्ष के पद पर बने रहने से भाजपा की दिशा क्या रहेगी, इसके संदर्भ में कोई आकलन आपका? देखिए, अब जो लग रहा है, दिख रहा है, वो पूरे के पूरे सूत्र जो हैं अब तो प्रधानमंत्री जी के हाथों में है जी। तो इसलिए नड्डा जी का होना मतलब प्रासंगिक तो है, पर उतना मतलब जो चीजों को चलाने वाला जो पूरा मामला है वो प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं। इसलिए मैं नड्डा जी के होने को एक जरूरत तो मानता हूं, औपचारिक जरूरत तो मानता हूं, पर जैसे हिमाचल के चुनाव को अगर आप लें, हिमाचल में नड्डा जी आते हैं, हिमाचल से आते हैं, देखिए जी। और वहां जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, मंडी का, और विधानसभा के जो 3 उपचुनाव हुए थे उसमें हार गई जी भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप मेरी तरफ देखकर वोट डालिए, मुझे वोट डाल रहे हैं ऐसा मानकर वोट दीजिए। उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से ऊपर वहां पेश किया पूरी चुनावी सभाओं में जी। और वो नड्डा जी का इलाका है, मतलब वो हिमाचल उनका इलाका है, अनुराग ठाकुर का इलाका है जी। वहां पर करीबन 95-96% हिंदू पॉपुलेशन है जी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार, मतलब पंजाब के बाद आप देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत, फिर हिमाचल में हार, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में हार, ये तमाम चीजें जो है आप जो पूछ रहे हैं ना रोड शो की जरूरत जी। तो वो रोड शो की जरूरत इसलिए है कि एक मुख्यमंत्री भी वहां पैदल यात्रा कर रहा है दिल्ली में जी। वो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजने को लेकर कर रहा है, जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री। इस समय जो राजनीति है वो पूरे प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आंदोलित किए हुए है। तो ये पूरे घटनाक्रम को इस दृष्टि से देखना चाहिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जितने उत्साह के साथ गंगा विलास क्रूज प्रारंभ किया गया था और वो 3 दिन में फंस गया क्योंकि पता नहीं था कि नीचे कीचड़ है जी। हाँ फंसा छपरा में। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी पता नहीं है कि जो 9 राज्यों के चुनाव में उसका जो क्रूज है किस कीचड़ में फंस जाएगा। लेकिन मैं जयप्रकाश जी के पास जाऊं उससे पहले नड्डा जी के संदर्भ में एक सवाल मेरे पास है। पिछले कुछ समय से अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष निर्धारित है। जो नेता 75 वर्ष की आयु पूरा कर रहा है उसे ना तो विधानसभा के टिकट मिल रहे हैं, ना लोकसभा के टिकट मिल रहे हैं, ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल रहा है। तो 2024 को लेकर मेरी उत्सुकता है श्रवण जी, और आपकी भी होगी। क्या आपको याद होगा एक बच्चे ने सवाल किया था नरेंद्र मोदी जी से प्रथम कार्यकाल के दौरान कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्या करूं? बोले 2024 के बाद। तो आपसे ये जानना चाहता हूं, अमित शाह वापस अध्यक्ष पद पर नहीं आ रहे हैं, नड्डा जी बरकरार रहे हैं, 2024 के संदर्भ में क्या देख रहे हैं आप? मोदी जी को ही देख रहे हैं या हम लोग अमित शाह जी की और भी उम्मीद भरी निगाहों से देख सकते हैं? देखिए, जो 75 साल का जो नियम है और एक परिवार से एक ही को टिकट देने का जो नियम है
जी वो गुजरात में टूट गया। अगर आप हाल के टिकटों का वितरण देखें, जी खासकर आदिवासी इलाकों में, जो मजबूरी में उनको एक ही परिवार में बाप बेटे को टिकट देना पड़ा और 75 साल का जो नियम तोड़ना पड़ा, जी तो अब तो कोई नियम रहा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जी अब केवल नियम ये है कि चुनाव जीतना है किसी भी तरह से। जी तो इसलिए मैं अब उस नियम को तो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर वो नियम महत्वपूर्ण है तो प्रधानमंत्री की उम्र भी 75 साल तो होने वाली है, मतलब 2-4 साल ही बाकी होंगे। तब फिर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए 75 साल के उम्र के बंधन को तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो 75 को भूल जाएं, ये श्रवण जी का आकलन है। भारतीय जनता पार्टी के सीमा पर पहुंचे हुए उन तमाम नेताओं को अगर श्रवण जी के इस आकलन से राहत मिलती है तो कोई ऐतराज नहीं है। श्रवण जी का कहना है कि अब समय आ गया है जब इस बंधन को, इस नियम को भूल जाना चाहिए। लेकिन मैं वापस जयप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। आप बार बार राहुल गांधी की यात्रा से ही संतुष्ट हो ले रहे हैं। क्या आप वाकई भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं? भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी की बात 2023 की शुरुआत में कर रही है, खुलकर कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि अन्य राजनीतिक दलों को वाकई भाजपा से सीखने, समझने और अनुसरण करने की जरूरत है कि चुनाव रातों रात नहीं जीते जाते, लगातार तैयारी करनी पड़ती है तब जीते जाते हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा में तो वैसे तैयारी पे रहते हैं जी लेकिन राहुल गांधी जी की जो यात्रा है जी ये 23 और 24 के चुनाव के ऊपर असर डाला, तभी तो ये पार्टी भयभीत हुई है। जी अब चिंतामणि जी एक बात बड़ी अजीब कह रहे थे, जी मुझे आश्चर्य है इनके दिमाग और दिल के ऊपर कि जनता को किस तरीके से भ्रमित करते हैं। एक तरफ कह के कांग्रेस कमजोर हो है इसलिए पाकिस्तान कमजोर हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई है। आप हर मामले को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं, आप मुसलमान से नफरत करते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी कार्यक्रम के पूर्व प्रधानमंत्री की मां के पांव नहीं छुए थे, उनसे आशीर्वाद लेकर के नहीं आए थे। आडवाणी जी ने अगर अजमेर में दरगाह के ऊपर चादर उड़ा दी तो आडवाणी जी की तो छुट्टी कर दी। और मतलब एक इनके जयप्रकाश जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। चिंतामणि जी का यह आशय नहीं था। चिंतामणि जी तो ये बता रहे थे कि आप भारत में महंगाई की दर की बात कर रहे हैं, तो भारत में तो 5.7% महंगाई दर है। पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां 25% से ज्यादा महंगाई की दर पहुंची हुई है, इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ है। तो आप पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति को देखिए, पड़ोसी देशों के नेतृत्व के मुकाबले नरेंद्र मोदी के गौरवशाली नेतृत्व को देखिए, यहां की मजबूत सरकार को देखिए। आपकी निगाह क्यों नहीं जाती इस देश की सरकार की मजबूती पर, उस सरकार के कामकाज पर? इसको लेकर चिंतामणि जी बात कर रहे हैं, आप समझने नहीं चाह रहे उनकी बात को। मैं समझ रहा हूं इनकी शरारत को जी मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम में वहां तो मौतें कम हुई, हिंदुस्तान में तो उससे 100 गुना ज्यादा हुई। इसके ऊपर जवाब दो ना चिंतामणि जी, जी क्या हाल था कोरोना में हिंदुस्तान का? तो चिंतामणि जी से आप कोरोना का हिसाब मांग रहे हैं, और मेरा जो सवाल था आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। मेरा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो जनवरी 2023 में हो रही है, उसके तहत भाजपा के नेता बता रहे हैं कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2023 के सारे चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस क्या करेगी, ये सवाल है। कांग्रेस बड़ी तैयारी पे है। कांग्रेस ने कह दिया सारे विपक्ष को इकट्ठा करके हम लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से बिहार में चिंतामणि जी खुद मानेंगे, छत्तीसगढ़ और आपका इसमें मध्य प्रदेश का, आप जहां से चिंतामणि जी आते हैं इनको पता है कि हमारी सरकार दोबारा रिपीट कर रही है। मध्य प्रदेश में हम दोबारा से आएंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से धन बल का प्रयोग करके इन्होंने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ा, क्या मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानती? ये खून और पसीने की कमाई को जो आप ऐश और ऐश्वर्य में आप जनता के धन को लूट रहे हो, बांट रहे हो, क्या हाल था आपका जिस वक्त बॉम्बे में आपने विधायकों को बंदी बना करके रखा था? सिद्धांत नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक डिक्टेटर की तरह चलती है। और मैं कहता हूं मुझे आश्चर्य है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। मैं कहता हूं धन्य, मैं आभारी हूं हिमाचल की जनता का। जब मोदी जी ने कहा कि आप मुझे देख करके वोट दीजिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिया है।
अब हिंदुस्तान की जनता भी ये कहेगी ऐसी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे जिसने नौजवानों के स्वाभिमान को ठुकराया हो, जिसने किसान को मरने पर विवश किया हो, जिसने किसान को बेरहमी करके 1.25 वर्ष तक सड़कों पर बिठाने का काम किया हो, जिसने मजदूर को मरवाने के लिए कोरोना के समय में बेबस किया हो, ऐसी पार्टी की बात करते हैं चिंतामणि जी। तो जयप्रकाश जी का कहना है हिमाचल का संदेश पूरे देश में लागू होगा। मोदी जी ने हिमाचल में कहा था मुझे देख के वोट दो, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, अब देश में भी ऐसे ही होगा। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं श्रवण जी के पास आना चाहता हूं। श्रवण जी कोई हस्तक्षेप भी करना चाह रहे थे, उनका पहले हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर आखिरी टिप्पणी भी श्रवण जी से लेते हैं। जी श्रवण जी। नहीं, मैं आप एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी की है जी वो अद्भुत है जी, उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि मैं किसी भी राजनीतिक दल में वो तैयारी नहीं देख रहा हूं जी, और कांग्रेस में भी नहीं देख रहा हूं। कांग्रेस में ये हमारे जयप्रकाश जी तो हरियाणा के हैं जी, और जयप्रकाश जी ज्यादा बता सकते हैं कि हुड्डा जी में और कुमारी शैलजा के बीच में किस तरह के संबंध हैं जी, और शैलजा को क्यों हटाया गया हरियाणा की राजनीति से जी, और किसी दूसरी जगह की दूसरा काम क्यों सौंपा गया, या उन्होंने हुड्डा जी ने क्या कहा, वो यात्रा के जरिए सत्ता प्राप्ति को ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस की वापसी को ढूंढ रहे हैं सत्ता की। वो राहुल गांधी जो यात्रा के जरिए ढूंढ रहे हैं वो हुड्डा जी नहीं ढूंढ रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री की और अमित शाह की इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं जी, कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है, चुनावी रणनीतियों में लगी रहती है, और 2 साल पहले चुनाव की तैयारी करना, 1.5 साल पहले चुनाव की तैयारी करना, यह अद्भुत बात है। जो जयप्रकाश जी कह रहे हैं भारत जोड़ो के बारे में, अब जो नया कार्यक्रम दिया है जी, यात्रा के बाद का, हम उसकी सफलता भी देख लेंगे। और देखिए, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए ये जो 9 राज्यों के चुनाव हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जो चल रहा है अभी जी, पायलट के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में, वो सारी दुनिया देख रही है। पायलट अकेले निकल पड़े हैं अपना काम करने के लिए कुछ इलाकों में जहां जाट और गुर्जर वगैरह और तमाम लोग हैं, वहां सभाएं कर रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है जी, जो मैं मध्य प्रदेश में बैठ के देख रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि सिंहदेव और हमारे मुख्यमंत्री के बीच में 2.5 साल को लेकर जो जिस तरह का द्वंद्व चल रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर उचित नहीं हो पाया तो हिमांशु जी 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल जाए तो आश्चर्य नहीं करिए। आखिरी टिप्पणी श्रवण जी ने की है। संजय हस्तक्षेप मैं जयप्रकाश जी का लूंगा। जी जयप्रकाश जी, कुछ असहमति थी आपकी श्रवण जी के आकलन से? श्रवण जी ने जो बात कही जी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह की बात कही, राजस्थान में अशोक गहलोत की और हमारे पायलट साहब की बात कही, आप इस बात को श्रवण जी क्यों भूल गए कि केंद्र में क्या हाल है मंत्रियों का? राजनाथ जी क्या बोलते हैं, गडकरी जी क्या बोलते हैं? गडकरी जी ने क्या क्या नहीं कहा कि मेरा मन करता है मैं डेमोक्रेसी मतलब राजनीति छोड़ दूं, प्रजातंत्र का स्वरूप यानी कि खत्म हो चुका है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? इनकी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। मैं यहाँ की हालत देख रहा हूँ, मनोहर लाल जी कुछ बोलते हैं, इनके गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, गठबंधन के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो कुछ बोलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में तो इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन बीजेपी में तो डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। जयप्रकाश जी यही देखना चाहते हैं इनके मंत्रियों में क्या है। श्रवण जी बता रहे हैं थोड़ा अपना घर भर देखिए, कांग्रेस के लोगों, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देखिए। बड़े मर्म की बात श्रवण जी ने कही। रविशंकर प्रसाद जी की बात को अहमियत भले ही ना दी जाए,
जिसमें वो कह रहे हैं हम 9 के 9 राज्य जीतेंगे। वो 9 के 9 राज्य जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये 2024 के संदर्भ में कितना प्रभाव देगा पता नहीं, पर इन 9 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा तो 2024 में कांग्रेस का कुछ नहीं हो पाएगा। इस आकलन के साथ में इस चर्चा का निष्कर्ष है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को गंभीरता से ले, आम आदमी पार्टी भाजपा की इस तैयारी को गंभीरता से ले, और सच तो यह है समूचा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को गंभीरता से ले, तो ही 2024 के संदर्भ में मुकाबले की कोई स्थिति दिखेगी। अन्यथा श्रवण जी का कहा हुआ आने वाले समय में सही साबित न हो जाए कि जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पाया 2024 में कहीं उससे भी ज्यादा पाया हुआ भाजपा दिखाई न दे जाए। और चिंतामणि जी यहां पर मुस्कुराते हुए बाकी लोगों से बात करते हुए दिखाई न दे जाए। चिंता करें विपक्ष के लोग, हमारी शुभकामनाएं विपक्ष के साथ भी और चिंतामणि जी के साथ भी। हम तो केवल लोगों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। समय है अब आज के शेर का। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां कहती हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। किसने लिखा पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा। देश के बाकी राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है, समझ लेंगे तो मुकाबला कर लेंगे, अन्यथा एक तरफा मुकाबला के संदर्भ में यह देश आदी होता जा रहा है। ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वागत।